हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे क्लास 11 वाले। देखो भैया, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी। भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एक एक करके सारा कंसेप्ट बताऊंगा, भैया सीख के जाना। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन, जिसको आपको बिल्कुल नहीं देखना, एकदम भैया आंख को बंद कर लो। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ पहले समझो, फिर डेफिनेशन में जाएंगे। क्लियर है ना? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया जिसका नाम है क्या भैया, सोडियम। और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा तो क्या होगा भैया, 2,8,1 होता है ना, बेसिक पता है ना। और हमें ये भी पता है लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है भैया, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बोल दो एक बार, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमें ये भी पता होता है कि हर एटम का चाहत होता है कि लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए भैया, 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उसको क्या कंप्लीट करना होता है भैया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो सोडियम के पास भैया दो पॉसिबिलिटी, या तो वो अपना 7 इलेक्ट्रॉन का गेन कर दे, या तो भैया वो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे। तो क्या इजी होगा, गेन करना या लॉस करना? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लॉस करना क्या होगा, इजी होगा। इसलिए कभी कभी लॉस हो जाए तो भैया सही है, स्टेबिलिटी आ जाता है। तो मैंने क्या किया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और जब जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखो भैया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो निकाल दिया क्या, हवा से निकाल दिया? अरे भैया, मैंने यहाँ पे क्या किया, एनर्जी दिया। और एनर्जी दिया तो जब जाके क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। तो हमने सोडियम को एनर्जी दिया क्या करने के लिए, सोडियम को आयोनाइज करने के लिए। तो भैया किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी लगता है, उसी को बोला जाता है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम से जो हमने ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो निकालने के लिए एनर्जी दिया, तो इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी का एक और नाम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल देते हैं, इसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी बोल लो, या भैया आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो, या भैया आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो। एंथैल्पी का मतलब भी एनर्जी होता है। क्लियर है? तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या बोलूंगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम लगे, ऐसा नहीं कि सब एनर्जी दे दे, ठीक है, जितना में मेरा काम हो जाए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the electron, to remove the electron from the outer shell, from the outer shell of an isolated gaseous atom। ये वाला बात बहुत लोग को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे जो एटम है ये किस फेज में होना चाहिए भैया, गैसियस फेज में होना चाहिए। क्लियर है ना? तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ कि भैया जो हमने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन निकला, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो भैया, वही चीज यहाँ लिखा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। लास्ट वाले सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो जो भैया एनर्जी लगता है, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? एग्जांपल से फील आ गया होगा। अब छोटा छोटा बात बहुत है इसमें समझने का, ध्यान से देखो। मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो क्या बोलेंगे, 2,8,2 बोलेंगे, बोलो हाँ या ना। तो इसके लास्ट वाले सेल से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2। कितना, 2। पर एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब मैग्नीशियम के केस में मैंने क्या दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, तो चला गया मैग्नीशियम प्लस में। उसके बाद मैंने दिया आयोनाइजेशन एनर्जी 2, तो चला गया मैग्नीशियम +2 में। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर इसमें क्या नया बात है? अरे नया बात है, कंसेप्ट है, सुनो, सुन के जाना। इसको उतारो फटाफट, इसको उतारो फटाफट। हो गया? उतार लिया, उतार लिया। हर एक चीज सुन के जाना भैया। देखो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल लिया एल्युमिनियम। एटॉमिक नंबर 13 क्या लिखेंगे, 2,8,3, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एल्युमिनियम को दिया मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी 1, तो चला गया एल्युमिनियम प्लस में। उसके बाद मैंने दिया भैया आयोनाइजेशन एनर्जी 2, तो चला गया एल्युमिनियम +2 में। उसके बाद मैंने दिया आयोनाइजेशन एनर्जी 3, तो चला गया एल्युमिनियम +3 में। इतना बात क्लियर है?
अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लोग छोड़ देते हैं इस कंसेप्ट को। मेरा क्वेश्चन ये है कि IE1, IE2, IE3 में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा? IE1 का, IE2 का या IE3 का? आप बोलोगे सर हमें कैसे पता, यहाँ तो कुछ डेटा दिया हुआ ही नहीं है। तो डेटा देगा भी नहीं भैया, इसका यूज करना है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब I1 से ज्यादा वैल्यू होगा I2 का, I2 से ज्यादा वैल्यू होगा I3 का। इसको अपने लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हमेशा इंक्रीज करेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्यों? रीजन समझाता हूं कि जैसे जैसे, रुको ना भैया बताता हूं, देखो ना, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। एल्युमिनियम के तीसरे शेल में भैया कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना। तो न्यूक्लियस पकड़ तीनों से बनाया हुआ है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोलूंगा कि इस न्यूक्लियस ने पकड़ तीनों से बनाया है, तो यहाँ पे पकड़ बनाया होगा 33%, यहाँ भी 33%, यहाँ भी 33%, बोलो अप्रोक्सीमेटली उतना ही होगा ना। पर जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, न्यूक्लियस को झटका लग गया, अरे भैया मेरे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये पहले से पकड़ को और मजबूत कर लेता है, क्योंकि भैया अब तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना। तो अब बटेगा कैसे? 50%, 50%। तो पकड़ पहले से मजबूत हो गया है। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो पहले वाले एनर्जी में काम नहीं होगा, आपको एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। पकड़ अब 2 में है तो पकड़ मजबूत हो गया। अगर आप इसको भी निकाल दोगे, अब पूरा फोकस इस पे है, तो 100% पकड़ हो गया, तो आपको अब और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्या सीखा कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, न्यूक्लियस अपना पकड़ मजबूत बनाते जाता है, और पकड़ मजबूत बनेगा तो आपको पहले से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करता है। जैसे मैग्नीशियम में I1 I2 तो ज्यादा कौन होगा? IE2 ज्यादा होगा और IE1 क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये सब बात पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। क्लियर है? जल्दी उतार लो भैया फटाफट से। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? चलो, हो गया। अब देखो भैया ट्रेंड्स का बात करते हैं। सब कुछ ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स नहीं जानोगे तो खेला नहीं हो पाएगा। ट्रेंड्स मतलब क्या कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। VVI इसमें एक एक्सेप्शन है जो पता होना चाहिए। देखो, जब कभी भी हम लोग लेफ्ट टू राइट का बात करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, कुछ भी पढ़ लो, एक ही चीज मुंह पे होना चाहिए। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Z इफेक्टिव, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोला जाता है, हमेशा याद रखना कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Z इफेक्टिव ना इंक्रीज कर जाता है। अब बोलोगे सर Z इफेक्टिव होता क्या है? अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो Z इफेक्टिव का मतलब आप समझ लो अट्रैक्शन। अगर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो भैया अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। अट्रैक्शन किसके बीच में? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इसको निकालना आसान नहीं होगा, एनर्जी बहुत देना पड़ेगा। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो Z इफेक्टिव इंक्रीज कर गया, इसका मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया, इसलिए भैया उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। जैसे मैंने लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो जो हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये ऑर्डर होना चाहिए था, बट इट इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर। इसमें 2 एक्सेप्शन है, बेरिलियम और बोरोन, एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। रीजन भी बताऊंगा, पहले सही लिख देता हूं। तो जो ऑर्डर आता है वो ये आता है कि बेरिलियम और बोरोन में ना, बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है बोरोन से, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। ये बात आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। दैट इज द करेक्ट ऑर्डर। बहुत बार पूछा गया है कि बेरिलियम और बोरोन में अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट बोरोन का ज्यादा होना चाहिए, पर ज्यादा किसका होता है? बेरिलियम का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, पर ज्यादा किसका होता है? नाइट्रोजन का। ये एकदम दिमाग में रखना। पर आप बोलोगे इसका रीजन क्या है? मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो कर लिया है तो आपको दिखाया गया होगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इससे पहले इनर्ट गैस कौन आएगा? हीलियम। तो यहाँ लिख देंगे 2, और यहाँ पे क्या होगा? 2s2, और यहाँ पे होगा 2p3। ठीक है,
या यहाँ पे 1s2 भी लिख सकते थे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इससे पहले कौन इनर्ट गैस आता है? हीलियम। तो यहाँ पे होगा 2s2, यहाँ पे होगा 2p4। ठीक है, अब देखो ये पूरा इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, सेम है, कोई फर्क नहीं। 2s2 कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, कोई फर्क नहीं। 2p3 आपको पता होना चाहिए, p में 3 रूम होता है, पहले सिंगली फिल करते हैं। तो 1 2 3, तीनों भाई सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे 2p4 था, तो 3 रूम होता है पी में, तो 1 2 3 और एक 4। ठीक है, यहाँ देखो भैया 3 दोस्त है, एक की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो दोनों को गुस्सा नहीं आएगा भैया? किसी की नहीं बनी ठीक है, पर किसी एक की बन गई है तो भैया नहीं रहा जाता, दोस्त का खुशी नहीं देखा गया। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि नहीं भैया इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, हम नहीं रखेंगे भैया, नहीं रखेंगे, लेके जाओ। पर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। हाफ फिल जब जब होता है स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, तीनों दो सिंगल है भैया, इलेक्ट्रॉन को ले जाना आसान नहीं होगा। पर यहाँ पे एक पेयर्ड है, जैसे ही इसको लेके चल जाओगे तीनों सिंगल, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। याद रखना, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? ऑक्सीजन का आसान होगा ना, क्योंकि एक पेयर्ड है, लेके चले जाएगा भैया। तो नाइट्रोजन में आसान नहीं होगा, इसलिए नाइट्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ड्यू टू हाफ फील्ड, ड्यू टू हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। जब जब हाफ फील्ड होगा, पी आपका हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। सिमिलरली बेरिलियम और बोरोन में देखो, बेरिलियम का क्या होगा? हीलियम 2, हीलियम हीलियम 2, और यहाँ पे क्या है? 2s2। एस में तो 2 ही जाता है, कंप्लीटली फिल्ड है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, हीलियम 2 हो जाएगा, 2s2 2p1। पी में 3 रूम होता है भैया, 3 रूम होता है। अब यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा या तो किसी को मत दो, इसको क्यों दिया? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? आसान। पर यहाँ से आसान नहीं होगा, क्योंकि जो चाहिए उतना उसको मिल चुका है। ठीक है, तो जब जब फुल फील्ड होता है, हाफ फील्ड होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। तो लेफ्ट से राइट में ये ट्रेंड्स अपने को पता होना चाहिए। जो 2 एक्सेप्शन है ये आपको बिल्कुल बिल्कुल, कहा गया भैया, हाँ बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? चलो भैया, लेफ्ट से राइट हो गया, ये उतार लिया, जल्दी उतार लो, एक एक चीज उतार लो भैया, एक एक चीज उतार लो। अब मैं बात करता हूँ टॉप से बॉटम। तो देखो टॉप से बॉटम में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, टॉप से बॉटम में जेड इफेक्टिव का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉप से बॉटम में जाते हैं ना यार, तो नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाता है, और सेल्स इंक्रीज करेगा तो साइज भी तो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, लीना कोडप से फरियाद, एटॉमिक नंबर 3 है तो क्या लिखेंगे? 2,1। सोडियम का 11 है तो क्या लिखेंगे? 2,8,1। पोटेशियम का 19 है तो क्या लिखेंगे? 2,8,8,1। देखो यहाँ 2 शेल, यहाँ 3 शेल, यहाँ 4 शेल। सेल बढ़ते जाता है तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ते जाएगा, अट्रैक्शन क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। अगर अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं बोलूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो नीचे जाते जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते जाएगा। ये न्यूक्लियस से पास है तो भैया इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी कम लगते जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, पर 2 एक्सेप्शन है, और टॉप से बॉटम में आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। रीजन क्या है? अट्रैक्शन कम हो रहा है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। क्लियर है? तो थ्योरी पार्ट तो हो गया, फटाफट से 1-2 क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ भैया, ये क्वेश्चन देखो भैया, नीट और जेई लेवल का है, पर आपने थ्योरी पढ़ लिया तो काहे का नीट और जेई लेवल। भैया देखो क्या बोला है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। मैंने बताया था ना कि नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। थ्रू ऑक्सीजन हैज हायर एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द करेक्ट रीजन? देखो, ऑक्सीजन हैज अ लार्जर एटॉमिक साइज देन नाइट्रोजन। अबे साइज से क्या मतलब भैया? हाँ, नाइट्रोजन हैज कंप्लीटली हाफ फील्ड 2p3, ये रहा भैया हाफ फील्ड, whereas oxygen has one unpaired electron in the 2p orbital causing electron repulsion। ठीक है भैया, यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का कंप्लीटली हाफ फील्ड होता है,
जिससे भैया यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। दैट इज द करेक्ट रीजन। ठीक है। ऑक्सीजन हैज लोअर न्यूक्लियर चार्ज, ऐसा कुछ नहीं है। नाइट्रोजन है कंप्लीटली फिल्ड, नहीं कंप्लीटली नहीं होता है, हाफ फिल्ड होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को क्या? एनी वन हैव एनी डाउट? बोलो ना, पक्का ना? चलो भैया क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? फॉर द सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। देखो भैया, आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। 2000 नीट में आया हुआ 19 में, क्या होगा? लिथियम बेरिलियम बोरोन। नहीं भैया, बेरिलियम का ज्यादा होता है। यहाँ देखो, बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम ज्यादा है, एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। रिवाइज कर लीजिए, मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।